नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर। ये सॉलिड केस है। 68 वर्षीय पुरुष रोगी का। रोगी का लड़का अपने पिताजी के इलाज के लिए आया। रोगी के लड़का ने बताया कि पिताजी को करीब 2 साल से पैरालिसिस है। दवा चल रही है पर कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। मैं उनके लाने की जिद कर रहा था लेकिन वह नहीं आ रहे हैं। कुछ भी कहने पर बहुत चिढ़ते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। अब वह दवा करवाना भी नहीं चाहते हैं। पहले फिजियोथेरेपी भी करवाते थे लेकिन अब नहीं। उनको चलने फिरने और बोलने में भी तकलीफ़ होती है। इसलिए उनके लिए मैं दवा लेने आया हूँ। मैंने कहा कि वीडियो कॉल से मेरी उनसे बात करवाइए। आवाज़ क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सर। ओके। रोगी के लड़के ने रोगी से वीडियो कॉल से बात करवाया। मैंने पूछा क्या तकलीफ़ है, तो रोगी ने कहा मुझे लकवा है। रोगी की आवाज़ स्पष्ट नहीं थी लेकिन बहुत ध्यान से सुनने के बाद मैं समझ पा रहा था। मैंने पूछा और बीच बीच में उनके लड़के भी बात को क्लियर करते थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था। रोगी ने कहा नींद नहीं आती है। मैंने पूछा क्यों? रोगी सोचता हूँ मुझे क्या हो गया, बेचैनी रहती है, इस करवट से उस करवट करने की कोशिश करते रहता हूँ। बहुत कोशिश करने पर कभी बदल पाता हूँ कभी नहीं। दिन हो या रात नींद नहीं आती है। मैंने पूछा क्यों? रोगी आवाज़ से या शोरगुल से बहुत तकलीफ़ होती है। हाईवे पर मकान है, हमेशा गाड़ियों की आवाज़ आते रहती है। घर के आसपास भी वैसे लोग रहते हैं जो हमेशा दिन या देर रात तक लड़ते झगड़ते रहते हैं। आवाज़ आती रहती है, नींद नहीं आती है। हमेशा चौंक जाता हूँ, कहाँ से आवाज़ आई, क्या हुआ? मैंने पूछा क्या होने का डर रहता है? रोगी कुछ भी। मैंने पूछा आप दवा करवाना क्यों नहीं चाहते हैं? जैसा कि रोगी के लड़के ने बताया कि आना नहीं चाह रहे थे और दवा करवाना भी नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा अब तो ठीक होगा नहीं। मैंने पूछा क्या सोचते हैं? रोगी सोचता हूँ अब मुझे कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है। मैंने पूछा क्या तकलीफ़ होती है? रोगी चलने फिरने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है। घर पर बच्चे हैं, आवाज़ करते हैं तो उनको तो चुप किया नहीं जा सकता है, क्या करें? सोते समय आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होता है, आवाज़ से बहुत गुस्सा आता है। मैंने पूछा गुस्से में आप क्या करते हैं? रोगी कुछ भी नहीं, क्या कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति आ गई है। मैंने पूछा चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तब उस समय आप क्या अनुभव करते हैं? तब रोगी ने कहा सोचता हूँ ठीक हो जाए तो कुछ करूँ। उस समय शारीरिक और मानसिक बेचैनी रहती है। मैंने पूछा अच्छा कैसे लगता है? रोगी छटपटाते रहने से मन में थोड़ी शांति मिलती है, कुछ कर तो पाता नहीं हूँ, मन मानकर सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं मैसेज करना पड़ेगा। एक मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम में कि जो लोगों ने ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ज्वाइन बटन को दबाना है, क्योंकि मैसेज आ रही है कि हाउ टू ज्वाइन। तो जो लोग नए हैं टेलीग्राम चार्ट कैसे ज्वाइन करना है, तो चार्ट बटन को क्लिक करना है। तो आप एक मैसेज कर दीजिए कि प्लीज़ क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम पर
क्लास कॉमन नहीं है, सब लोग नहीं जानते हैं, तो आप एक मैसेज कर दीजिए आप लोग। जी, रोगी ने कहा, मन में थोड़ी शांति मिलती है, फिर कुछ कर नहीं पाता हूँ तो मन मानकर सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हल्की आवाज़ से भी तुरंत नींद टूट जाती है। बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर चिंता रहती है। कहीं से कोई आवाज़ आती है तो सोचता हूँ लगता है बच्चों को कुछ तकलीफ हुई क्या। मैंने पूछा, कैसी तकलीफ? कुछ भी। सुनने के बाद कुछ कर तो पाता नहीं हूँ, तो सोचता हूँ अगर कुछ कर पाता तो ठीक है, पर क्या कर सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या कर सकते हैं? रोगी, कुछ नहीं। और उन्होंने फ़ोन गुस्से में रख दिया। फिर मैंने रोगी के लड़के से पूछा, पिताजी के स्वभाव के बारे में बताइए। रोगी का लड़का ने बताया, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सामाजिक आदमी है। आज भी बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उनको अफसोस होता है। उनको रात को नींद नहीं आती है, पूरे दिन चिड़चिड़ करते रहते हैं, उनको आवाज़ से बहुत तकलीफ़ होती है। अब आगे इलाज करवाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं ठीक तो होगा नहीं, बेकार में पैसे क्यों खर्च करते हो। मैंने पूछा, जब उनको नींद नहीं आती तो क्या करते हैं? रोगी का पुत्र, कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप लेटे रहते हैं या इस करवट से उस करवट करते रहते हैं। कुछ भी बात करने पर उनको बहुत बुरा लग जाता है। मैंने पूछा, क्या करते हैं उस समय? रोगी का पुत्र, दुखी हो जाते हैं, कहते कुछ नहीं है। मैंने पूछा कि कौन सी बात उनको बुरी लगती है? रोगी का पुत्र, कुछ भी कहते हैं तो उनको लगता है कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 और बाद में एलियम पोटेंसी में दवा दिया, जिससे उनकी सभी तकलीफ़ें बहुत जल्दी सुधार हो गई। दवा दिए जाने के बाद उनकी नींद भी अच्छी आने लगी, उनकी बेचैनी ख़त्म हो गए और लकवे में भी बहुत सुधार है। जी बताइए, क्या दवा देंगे? मैंने तो दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं? बोलने के लिए माइक बटन का उपयोग करेंगे और फिर बाद में ऑफ कर देंगे, ताकि आवाज़ ना हो। तो हम एक एक करके एक एक व्यक्ति बोलेंगे। जी बताइए। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, किरण पाटिल जी बताइए। सर, वो पेशेंट आर्सेनिकम लग रहे हैं। अच्छा, आर्सेनिकम लग रहे हैं। किस आधार पर आप आर्सेनिकम एल्बम सोच रहे हैं? हाँ सर, वो बहुत सेंसिटिव टू नॉइज है। बहुत अच्छा। सेंसिटिव स्टार्टिंग नॉइज फ्रॉम ए हाँ हाँ, रेस्टलेस बेड में, रेस्टलेस इन बेड है। बहुत अच्छा। मेडिसिन रिफ्यूज करके वो डिस्पेयर हो गए, वो रिकवरी, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ है, हेल्पलेस हो गए हैं। उनको अच्छा, अच्छा। फैमिली की चिंता है, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, जी, एंड एंगर नॉइज एंड सबसे मेन बात कि वो एंगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ एंगर सप्रेस्ड। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, और कोई डॉक्टर? जी आप अब सुनेंगे जी। सर ये एलिमेंट फ्रॉम पीएसआई वाली एलिमेंट फ्रॉम चलता है, एलिमेंट फ्रॉम डाउटफुल रिकवरी। एक मिनट, धीरे धीरे। पीएसआई वाली, अच्छा, और डाउटफुल रिकवरी यूजलेस मेडिसिन, यह ठीक नहीं होगा, दवा कराने से क्या फायदा। डिस्पेयर रिकवरी, रेस्टलेस टॉसिंग इन बेड, सेंसिटिव टू नॉइज, sleeplessness started from anxiety family about, सर मेरी भी मेडिसिन आर्सेनिक की आ रही है। चलिए चलिए, और कोई कहना चाहेंगे कुछ? थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज कम आई।
Fear, day and night. fear day and night. Single medicine, arsenic. Yes, sir. डर क्या है रोगी को? सॉरी, छोटा कैसे करें? मतलब नॉइज से डर है, चौकता है, मतलब हर तरह से चारों तरफ से मतलब एक डर का माहौल बना हुआ है। रात में चौक से उठता है डर से, तो रेस्टलेस है ये डे एंड। तो इस आधार पे मैंने पेयर आर डे एंड नाइट किया, तो उसमें आर्सेनिक सिंगल और पूरा टोटलिटी आर्सेनिक। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। Sir, illness from cares and worries family about sensitive noise and accept the reality lies with eyes closed in catalepsy, तो oculus feel आ रहा है सर। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्यों सन्नाटा है? चलिए, आप लोग मुझे ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप कम बोल रहे हैं, ऐसा है ना? गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। जी सर, इसमें पेशेंट जैसे बोलते हैं कि मुझे रेस्टलेस में अमिल्यूरेट्स होता है, उनको आराम मिलता है। बहुत अच्छा। जी, तो और भी कुछ जैसे मैसेज आया क्या? माइंड डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ restlessness ameliorate, उस पर सिंपल anxiety family about साइड में his ज्वाइन। sensitive noise too, जी, मेरी मेडिसिन भी आर्सेनिक आई है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर बोले रेस्टलेस में जैसे हमको नेट्राम्यूर पड़ सकता है इसमें एग्जाइटी पेशेंट। चलिए, हमें कोई भी केस में एक रूब्रिक्स नहीं बनाना है, ये तो ज़रूरी होता है। हमें टोटल पिक्चर को समझनी है। जैसे कि मैं पहले कैसे केस को समझता था, कोई रोगी आया तो मैं ऐसा मान के चलता था कि ये केस जा कर के मुझे दूसरे डॉक्टर को एक्सप्लेन करना है, या घर में मुझे बच्चों को बतानी है कि आज एक रोगी आया था, ऐसा ऐसा कर रहा था, ऐसी ऐसी उसकी तकलीफ थी, और वो व्यक्ति कैसा था। कैसा था मतलब कौन है, क्या करता है, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। तो इस केस में आपने देखा कि रोगी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, आज भी समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। मतलब करता क्या है, एक स्टेट इधर है, प्लस नॉर्मल में क्या है, बेचैन है, इस करवट से उस करवट कर रहा है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ था, उसको तकलीफ है। अब बोलते हैं पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, ये ठीक तो होना नहीं है, अब तो जो है जैसा है। तो ये बिल्कुल मैडम ने बताया, हेतल मैडम ने, कि ये कोकुलस है। हमने कहाँ से समझा, तकलीफ होती है, उसको कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। इरिटेबिलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, रेस्टलेसनेस इन पैरालिसिस, restlessness tossing about in bed amulate, and recognize everything but cannot move in
कैटालेप्सी, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स या एंजाइटी फॉर अदर्स, सभी चीज़ें आप तो जानते ही हैं। यहाँ पर कोकुलस लिखे तो कोकुलस COCC स्पेस आई, मैंने उसको कोकुलस इंडिकस दिया था 200 में, बाद में कुछ तकलीफ रह गई थी तो मैंने इलेम्पोटेंसी दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे भी रूब्रिक्स हैं जहां कोकुलस आ रही है। तो इस केस में आप पूछना चाहेंगे कि पैरालिसिस क्या है, व्यक्ति कुछ करना चाहता है कर नहीं पाता है, ये कंडीशन पैरालिसिस की है। तो रोगी क्या कहा, रेस्टलेसनेस इन पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस की कंडीशन में रोगी चैन नहीं ले रहा है। बहुत सारे रोगियों में आप देखेंगे कि मेंटली बेचैन रहते हैं, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तब वह उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है, उसको हम बोलते हैं कि अभी ऊपर नहीं जाना है, क्या करना बताइए। इस मोबाइल में सेम कर लीजिए तो हो जाएगा ना, वहाँ से भी हो जाएगा। नहीं हो रहा था, कर दिया। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि रोगी करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। वैसे स्थिति में रोगी क्या करता है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे पास एक रूब्रिक है, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग, रोगी इस बात को समझ रहा है, सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, बट कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी। कैटालेप्सी क्या है, रोगी की एक ऐसी मानसिक या शारीरिक अवस्था है जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली देते हैं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या एक ऐसी फिजिकल अवस्था है जिसमें आगे रोगी का बॉडी इतना रिजिड हो जाता है या इतना इनकेपेबल होता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां रोगी अपनी कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। मतलब ऐसी मेंटल या फिजिकल टॉर्परनेस का या इनकेपेबिलिटी की अवस्था है जिसमें रोगी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मस्कुलर रिजिडिटी की एक ऐसी अवस्था जिसमें रोगी चाह करके अपनी कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, जबकि करना चाह रहा है। वो जान रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे देश के लिए, मुझे परिवार के लिए, मुझे समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। एक और रूब्रिक्स यहाँ हो सकता है, सैडनेस एज इफ फ्रॉम इंसल्ट। जब वो कुछ कर नहीं पाता है तो घर के लोग कुछ कहते हैं कि ऐसा कीजिए, उठ के खुद से कोशिश कीजिए, तो इनको बहुत दुख लगता है कि आज मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो तुम लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो। ये क्या है, ये है सैडनेस एज इफ फ्रॉम इंसल्ट। उसमें कोकुलस है ना, देखिए तो। मतलब इस केस में रोगी को हमेशा डर बना रहता है, क्या चीज़ का, कुछ हो तो नहीं जाए, बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं, फियर ऑफ सडन इवेंट्स, अचानक से कुछ घटा तो नहीं, कहीं से आवाज़ आई, तो ये रोगी डर जाता है। तो खास ये रूब्रिक मैंने देखा, तकलीफ के बावजूद भी रोगी कंप्लेन नहीं करता है, रात भर नींद नहीं आती है। यहाँ पर डज का मतलब क्या है, रिपर्टरी में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं उसका कुछ मीनिंग है। डज नॉट कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ रोगी की आदत होती है, जहाँ रोगी की टेंडेंसी होती है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। मतलब
अक्सर उसको तकलीफ होती है, लेकिन नेवर कंप्लेन, कंप्लेन डज नॉट। मतलब तकलीफ तो अक्सर होती है, रोज होती है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता बच्चों नींद नहीं आ रही है, नींद की दवा दे दो या नींद सहला दो या कुछ कर दो, ये कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रेस्टलेसनेस बनी रहती है, वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। तो रेस्टलेसनेस इन पैरालिसिस, ये रूब्रिक से हमने बहुत सारे केसेस में कोकुलस दिया है जहां रोगी करना चाहता है मेंटली, लेकिन कर नहीं पाता है, सोचता है कि ये बीमारी हमको कुछ करने नहीं दे रही है। तो उस स्थिति को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए पड़ा रहता है मेंटली, और फिजिकली बेचैन रहता है, या मेंटली भी बेचैन रह सकता है। वो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ एक्टिविटी कर लेता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। ये कोकुलस है। अब आप इसके विषय में कुछ प्रश्न है कर सकते हैं, फिर मैं आपको, अब क्लास शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों की सवाल थी। जी नंदलाल जी, आपने सवाल किया था, सेमिनार ये है डिटेल। पहले तो कोकुलस के बारे में पूछ लेते हैं, है कुछ प्रश्न कोकुलस के बारे में, सॉरी इस केस के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, इस केस के बारे में कुछ पूछना है? सर नमस्ते। जी नमस्ते सर इसमें सर एलिमेंट सेलिबस नहीं होगा सर? सेलिबेसी क्या है, पहले उसको समझते हैं। मतलब बीमारी की शुरुआत कहाँ हो, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी, जो कंटिन्यूड आनंद या कंटिन्यूड आनंद से डिस्कनेक्ट हो जाना, या जानबूझ करके डिजायर पर कंट्रोल करना, जैसे कोई ब्रह्मचर्य लिया, कोई उपवास लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी जिस पर जानबूझ करके, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीज़ उसका चल रहा होता है, लेकिन क्या करें, मैंने तो कंठी ले लिया इसलिए खा नहीं पाता हूँ, मैंने तो माला ले लिया, मैंने इस धर्म में आ गया, या फिर मैंने व्रत ले लिया या कुछ कर लिया, लेकिन आप झांकेंगे तो उसके बैकग्राउंड में वो आनंद का झलक दिखेगा, तभी तो आपको पता चला कि ये सेलिबेसी है। जानबूझ करके ब्रह्मचर्य करना, या मजबूरी पर ब्रह्मचर्य हो गया, शादी नहीं हो रही है, या पत्नी या पति मर गया, जानबूझ करके या परिस्थितिवश उस आनंद से ब्रेकअप हो गया या रुकावट हो गई, या जानबूझ करके रोक ला दिया, वो सेलिबेसी है। यहाँ पर तो रोगी कुछ करना चाहता है, एक्टिविटी परिवार के लिए, समाज के लिए करना चाहता है, आनंद नहीं है सर। उसमें है आनंद, सेक्सुअल डिजायर, एपेटाइट या कुछ भी चीज़ें जो उसका पसंदीदा इच्छा है उस पर रोक लगा दिया है, वो सेलिबेसी है। यहाँ पर आपको दिखा कहीं? नहीं दिखा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इट्स क्लियर? जी हाँ तो कहिए। जी सर। चलिए अगला कोई प्रश्न, और कोई अगला कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है तो मैं एक थोड़ा सा जानकारी दे। हाँ सर, एक जो है यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो दवाई खाने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे रूब्रिक आ सकती है रिकवरी यूजलेस मेडिसिन। क्या रूब्रिक क्या बोले आपने? यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, रिकवरी यूजलेस मेडिसिन। ये इसने कहाँ कहा कि यूजलेस है? तुम चिंता मत करो, तुम अपना पैसा क्यों बर्बाद करो, ये केयर कर रहा है फैमिली का, परिवार में पैसा रहेगा तो तुम लोगों को काम आएगा। कोकुलस का रोगी केयर करता है फैमिली का, परिवार का, बच्चों का, तो बोलता है कि घर में पैसा खत्म हो जाएगा, क्यों खर्चा कर रहे हो, ये ठीक तो होना नहीं है, ठीक तो होना नहीं है,
ये रिकॉग्नाइज कर रहा है सिचुएशन को, परिस्थिति को, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट, मतलब उस परिस्थिति को सोच करके बस सहन कर रहा है। ये तो ठीक होना नहीं है, बेकार पैसे खर्च करने से मतलब क्या है, तो यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, ऐसा उसने कहा। ठीक है। और यदि आपको लगता भी है कि कभी फीलिंग हुआ, तो हमें एक सेंटेंस पर रूब्रिक को, केस को नहीं सोल्व करना है, उसका टोटलिटी भी देखनी है कि टोटल में वो व्यक्ति कैसा है, वो कौन है जो सबका केयर करता है, परिवार का केयर करता है, कुछ हुआ तो डर जाता है, कुछ हुआ तो नहीं। तो सबको अलग अलग मोतियों को पिरोकर एक माला बनानी है, तब जाकर के टोटलिटी बनती है। जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं कि आप एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, एंड एडुकेटिव होम्योपैथिक सेमिनार, जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर जुगल किशोर साहब और डॉक्टर श्यामल किशोर अपने सॉल्व केसेस शेयर करेंगे। 29 और 30 मार्च 2025 पहला दिन 10 बजे से शुरू होगा, बाद में 9 बजे से शुरू होगा। आप लोग एक्टिव रहेंगे तो और लंबा चलेगा। ये जो सेमिनार हो रहा है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU वाराणसी, केन उडुप्पा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, आपका स्वागत रहेगा। और ये ऑर्गेनाइज बाई रेशनलाइज्ड होम्योपैथी, जो रेशनलाइज्ड होम्योपैथी जो ये ग्रुप है, उस ग्रुप के टीम वर्क द्वारा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसका एक ही मिशन है, प्रोमोटिंग साइंटिफिक होम्योपैथी इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो अटेंड करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी नाम से मिलेगा जब वो अपना रजिस्ट्रेशन समय से पहले कर देंगे। चार्जेज 2000, 2500 और 3000 है। और एक और सुविधा है, जो हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है जो हर महीने 3000 लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए उनको ज्वाइन किया जाएगा, अगर आप 10 मार्च के पहले रजिस्टर करा देते हैं, यानी कल लास्ट डेट है। इसके लिए डॉक्टर संजय पटेल जी हैं, उनको संपर्क करना है। उनका मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है 7607017306। ठीक है, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन। अब हम केस नंबर 2 पर आते हैं। क्लियर है? केस नंबर 1 के बारे में कुछ पूछना है? केस नंबर 2 जी, क्या बोला आपने? इम्प्रूवमेंट में फिर कैसा रहा उनका? इम्प्रूवमेंट करीब लंबा चला, नींद तो जल्दी शुरुआत हो गई, नींद बहुत अच्छी आने लगी महीने दिन के अंदर ही। जो मेंटल रेस्टलेसनेस था, फिजिकल बेचैनी थी, वो जल्दी राहत हुई। करीब 1.5 से 2 साल जैसे बीच में लगे पूरी तरह से उनको ठीक होने में। अब आराम से चल फिर लेते हैं और कोई तकलीफ नहीं है, सामाजिक कार्यों में फिर से रुचि लेने लगे हैं। समय लंबा लगा, लेकिन जो टोटली निराश हो गए थे, नींद नहीं आ रही थी, वो सब चीज़ें ठीक हो गई, चौंकते थे वो सब ठीक हो गई। जी, तो देखते हैं केस नंबर। सर एक सवाल और जी, बोले एलएम पोटेंसी सर, मतलब कितना नंबर से चालू करके सर कहाँ तक गए थे 2 साल तक? करीब 0/8 तक, 0/3 से शुरू करके। अब हम कैसे करते हैं, लगातार नहीं देते हैं, 15 दिन 20 दिन दिए, उसके बाद गैप करके 10 दिन का फिर से चालू करते हैं जब इंडिकेशंस होता है। बीच में ब्रेक, मोटा मोटी एक पोटेंसी पे ऐसा 1 महीना 2 महीना जैसा, और बीच में 2 पोटेंसी का जंप करते हैं बीच में, क्योंकि हर बार हम पानी ऐड करके दिलवाते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते, तो बीच में जब नेक्स्ट पोटेंसी होती है तो जनरली 1 या 2 पोटेंसी जंप करके हम शुरू करते हैं। थैंक यू। केस नंबर 2, ये केस है 66 वर्षीय महिला रोगी का, जो अपने पति के साथ आई।
ये केस मैंने डिस्कशन भी किया था, तो जो लोग इस केस को पहले से जानते हैं वो अभी नहीं बोलेंगे। जैसा कि मैं आपको अभी सेमिनार के बारे में बता रहा था, ये केस तो रिटन है, बहुत सारे केस हम सेमिनार में दिखाते हैं जो रोगी ने कहा है, रोगी के वर्जन, रोगी की आवाज़, रोगी के एक्सप्रेशन हम आपको वहाँ दिखाते हैं। इसलिए ऑनलाइन सेमिनार तो समझिए कि रोज़ होता है, रोज़ हम लोग डेली क्लास करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन खास देखने को मिलती है उस सेमिनारों में। तो यही केस रोगी ने कहा कि 5-6 महीनों से पैरों में यहाँ मतलब रोगी ने जांघ के नीचे सून जैसा लगता है, ताकत नहीं लगती है, दवा ले रही हूँ ठीक नहीं हो रहा है, पैर के तलों में भी भारीपन लगता है। मैंने पूछा क्यों? रोगी मालूम नहीं। मैंने पूछा कोई दवा चल रही है? रोगी ने कहा हाँ, बीपी की और शुगर की दवा चल रही है, वह कंट्रोल में रहता है। मैंने पूछा अभी पैरों में क्या परेशानी हो रही है? रोगी थोड़ी दूर चलने के बाद ऐसा लगता है जैसे पैर ही नहीं उठ रहा है, पैर ही आगे नहीं बढ़ता है, खड़े होकर कोई काम करना या चलना हो तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। मैंने पूछा तो इस तकलीफ से आपके सामान्य जीवन में क्या परेशानी हो रही है? रोगी परेशानी ही परेशानी हो रही है, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, खड़े होकर काम ही नहीं कर पा रही हूँ, अभी से ही लाचार जैसी स्थिति हो गई है, पैर ही नहीं उठता है और घसीट घसीट कर चलने की कोशिश करता हूँ तो पैर आपस में टकरा जाते हैं, गिरने जैसी स्थिति आ जाती है, थोड़ी दूर चलने के बाद आगे चलना बिल्कुल बंद जैसा हो गया है। ऐसा रहेगा तो आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैंने पूछा कैसी चिंता? रोगी अभी से ही ऐसी स्थिति आ गई तो चिंता तो होगी ना। रोगी के पति ने कहा अभी तकलीफ हो गई है, लेकिन अभी इनको तकलीफ हो गई है, लेकिन ये हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं। मैंने पूछा इसके अलावा और कोई दिक्कत? रोगी इतना ही मेरे लिए बहुत है। मैंने पूछा कैसे? चल ही नहीं पा रही हूँ तो सब लोग कह रहे हैं ज़बरदस्ती चला करो, एक्सरसाइज किया करो, और मैं सोचती हूँ कि कहीं चलने के प्रयास में गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने पूछा तो फिर क्या करते हैं? रोगी नहीं, ज़्यादातर मैं आराम ही करती हूँ। मैंने पूछा सब लोग कहते हैं चला करो, तो क्या कहते हैं आप? मैं बोलती हूँ तुमको होगा तो पता चलेगा, मेरे से चला नहीं जा रहा है और तुम लोग वॉक करने को, एक्सरसाइज करने को बोलते हो। बहुत गुस्सा होता है। मैंने पूछा गुस्से में क्या करते हैं? रोगी कुछ नहीं, गुस्सा मन में ही रखती हूँ, सोचती हूँ पहले सब कुछ कर लेती थी, हर जगह आती जाती थी, हर काम बढ़िया से कर लेती थी, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पूछा क्या अनुभव होता है? रोगी दुख का अनुभव हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। मैंने पूछा कैसी चिंता? आगे तबीयत कैसी रहेगी? मैंने पूछा कैसी रहेगी? ज़्यादातर मेरा सवाल रोगी के एक्सप्रेशन से होता है, जो कहता है उसी में से हम प्रश्न पूछते हैं। उससे क्या होता है कि रोगी का धारा प्रवाह टूटता नहीं है और रोगी कभी ये नहीं कहता कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत सारे सवाल करते हैं। इसीलिए मैं रोगी के प्रवाह में ही बहते जाता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी प्रवाह में उसको डाल देता हूँ। रोगी के पास कहने के लिए बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बस वही ध्यान देना है, और उसके लिए होता है रोगी के साथ बने रहिए। तकलीफ वही रोगी ने कहा तकलीफ वाली ही रहेगी जब तक यह ठीक नहीं होता। मैंने पूछा नींद कैसी है और सपने क्या आते हैं? रोगी ने कहा नींद आ जाती है, सपने कुछ न कुछ आते रहते हैं, और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 30 पोटेंसी में दिया था और बाद में पोटेंसी भी बढ़ाया, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। यहाँ आपको रूब्रिक्स और रेमेडी बतानी है। मैंने ये केस सुबह में ही भेज दिया था ताकि आप लोग एक्सरसाइज करें। आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया है, इसलिए मैं भी थोड़ा आपसे नाराज़ हूँ। आगे से नाराज़गी का मौका नहीं देते हुए अभी से आप रिपर्टरी खोलिए और रूब्रिक्स ग्रुप में भेज दीजिए।
नहीं भेजेंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। जी, तो अब फटाफट कीजिए। मैं 1 मिनट का, आधा मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। आपको मौका दे रहा हूँ कि आप कुछ लिखिए या सोचिए। फटाफट रिपीटाइजेशन कीजिए और उसके बाद जी बताइए। जी बताइए। सर रेस्टलेसनेस, बिल्कुल अच्छा। एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट। सर दो दवा क्या होगी? कैलकुलियम। चलिए बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए थैंक यू, इन्होंने प्रयास किया। जी, और कोई कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। कुछ भी कहिए, हम गुड ही कहेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब चलेगा। जी, हारमोनियम है क्या? अब क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, पहले आप बता दीजिए क्या है। हाँ, हम तो इसका हारमोनियम हमको सर। चलिए, और कोई कुछ कहेंगे? हेलो सर। जी, सर एंजाइटी डार्क और डिल्यूजन हिंडर्ड फीलिंग को लेके रूटा आ रही है सर। चलिए Thank you, आपका प्रयास इस बार भी सराहनीय है, लेकिन अभी कुछ और मेहनत करना है। जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी। सर, पेशेंट इरिटेबल है, हम्म स्वभाव मेजर हो गया है उसका, हम्म तो कोलोसिन क्या है सर? वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको डिपेंड नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। तो सब लगता है सर। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए मैं आर्सेनिक लगा। आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो क्लास लंबा ना हो इसके लिए मैं फटाफट करना चाहूँगा। जी, रोलेक्स तो ले लिए, फील में से फर्क भी नहीं आ रही है। और फियर, पावर्टी और ओके, एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट। मैं ठीक पूरा नहीं सुना, लेकिन था कि ज्वाइन अभी किया है, चलिए प्रोसेस में सब पर ही लग रहा है। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। चलिए, और कोई कुछ कहेंगे? सर ये इसमें डेल्यूशन फ्यूचर अप्रोच है,
कुछ किया हुआ है आसन को, कुछ बोलती नहीं किसी। चलिए मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ इसको। और कोई कुछ कहेंगे? बहुत सारे रोगी कहते हैं कि थोड़ा दूर चलने के बाद पैर ही नहीं उठता है। इस पर मैंने इस मेडिसिन से बहुत अच्छी सफलता पाया। थोड़ा दूर चलने के बाद पैर ही नहीं उठता है, बिल्कुल जाम हो जाता है। मतलब डिल्यूजन ही इज पैरालाइज्ड आफ्टर ए शॉर्ट वॉक। इस रूब्रिक को कैसे पढ़ेंगे? जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि रूब्रिक्स पढ़ने से उसकी मीनिंग समझ में आती है। डिल्यूजन ही इज पैरालाइज्ड आफ्टर ए शॉर्ट वॉक। थोड़ा दूर चलने के बाद रोगी को लगता है कि मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल लाचार जैसी हो गई हूँ। इसी उम्र में ऐसा हो गया है तो आगे कैसे चलेगा जिंदगी? एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी विथ पैरालिसिस। और ये कोनियम मैक, मैंने रोगी को कोनियम मैक दिया था। रूब्रिक्स को एक बार फिर से देखते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पावर्टी भी काफी शो हो रही है इसमें, वो पावर्टी भी बहुत शो कर रही है। ये मेरे से पहले इतना क्रिटिकल अगर हो नहीं पा रहा। पोवर्टी क्या है? पोवर्टी है वेल्थ की, पोसेशंस की, जो भी उसके पास है, हेल्थ, वेल्थ, पोसेशंस एंड एनीथिंग, जो भी है, खोने का डर। खोया नहीं है, खो रहा है या खो जाएगा, इस बात का डर है। इसमें रोगी को क्या खोने का डर था वो आप बताएंगे? सर उसने पहले वेल्थ शो की। सर पहले मैं इतना काम करती थी, इतना चल लेती थी, इतना कुछ होता, अभी मैं ये वेल्थ नहीं है, ये कैपेबिलिटी है। जी? ये कैपेबिलिटी है कर सकने की। बिजनेस कैपेसिटी थी, अब इन कैपेसिटी में बदल गई। तो वेल्थ हेल्थ से होता है, वेल्थ से होता है, पैसे से होता है, पहचान से होता है, पहुंच से है। तो करना वो एक्टिविटी में आएगा, वो वेल्थ में नहीं आएगा। हाँ कि मैं क्या डिफरेंस आएगा कि पहले मैं कर पाती थी, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे भी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरा हाथ का काम क्या है? कोई चीज को ऊपर उठाना, हाथ से लिखना, हाथ से कुछ करना, ये हाथ का अपनी एबिलिटी है। जब रोगी को ये फील हो कि इस हाथ की कैपेबिलिटी इनएबिलिटी में बदल गई हो, तो हम बोलते हैं डिसेबिलिटी, डिसेबल। पैरालाइज्ड ओवरऑल सेंसेशन है जब रोगी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। सर मैं वेल्थ को कैसे मानता हूँ? मैं वेल्थ को ऐसे मानता हूँ जैसे पेशेंट को आके बोलते, पेशेंट को आके बोले को हेल्थ का वेल्थ होगी, कुछ नहीं बोले कि मेरे पास पहले इतना कुछ था, वो जो इतना कुछ था वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है, उसकी खुशी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सर्व पेशेंट अक्सर ऐसे ही बोलता है कि पहले मेरा पास इतना कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। हाँ तो ये वेल्थ है, ये वेल्थ है, बिल्कुल सही आप जी। एक बार फिर से समझाइए जी, एक बार फिर से समझाइए। पैरालाइज्ड सारी चीज वो रूब्रिक कैसे है वो थोड़ा बताइए मुझे। ये रूब्रिक है डिल्यूजन ही इज पैरालाइज्ड, और वो रूब्रिक कैसे है जो आप पूछ रहे हैं? वो रूब्रिक है सर पूरा डिल्यूजन रूब्रिक है। आप लिख के ग्रुप में भेजिए।
वो आवाज़ सर जी थोड़ी। प्रणाम। जी प्रणाम। सर ये पैरालाइज्ड में और हिंडर्ड में दोनों में क्या डिफरेंस है सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो अच्छे सवाल पूछने वाले को अप्रिशिएट। डिवीजन सी इज, आपके पहले मृत्युंजय जी आपके पहले एक सवाल आया था, उनको जवाब दे देता हूँ। डिवीजन सी इज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मतलब कि जो रोगी की एबिलिटी थी वो डिसएबिलिटी में बदल गई। मतलब कोई भी ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। मतलब कि जो उसकी एबिलिटी थी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी में हाथ का काम है वजन उठाना, हाथ का काम लिखना, पैर का काम चलना, तो ये जो चलने वाला काम है वो अब नहीं काम कर रहा है। एबिलिटी डिसएबिलिटी में बदल गई। मतलब कि वो हैंडीकेप्ड हो गया या इनकैपेबल हो गया। जब रोगी फील करेगा कि जो हमारी एबिलिटी थी, पहले वो एबिलिटी की बात करेगा और वो कोई घटना करेगा या बीमारी बताएगा जिसमें अब उसकी वो एबिलिटी, वो काम करने की एबिलिटी उस अंग की, अब मेरा जीभ ही काम नहीं कर रहा, अब मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा है, तो ये ऑर्गन कैसा हो गया? डिसेबल्ड हो गया। हाँ, पैरालाइज को समझते हैं कि पैरालाइज्ड क्या है। पैरालाइज्ड भी एक रोगी की कंडीशन है जिसमें रोगी ओवरऑल ये फील करता है कि ही इज अनेबल टू मूव, अनेबल टू वर्क। किसी अंग की बात नहीं करेगा, ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, ये हाथ निकम्मा हो गया, ये डिसेबल्ड हो गया, डिसेबल्ड हो गया। लेकिन मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि जो उसकी फंक्शनिंग है, ओवरऑल एक्टिविटी है, ओवरऑल जो मूवमेंट है एज ए होल, वो अब इम्पेयर्ड हो गया या कह सकते हैं कि पावर लेस हो गया। मतलब वो अंग अब काम नहीं कर रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, अंग नहीं, पूरे बॉडी एज ए होल रोगी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये पैरालाइज्ड की कंडीशन है। अब रहा हिंडर्ड। हिंडर्ड क्या है? जैसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है और बीच में आपने पत्थर रख दिया, जैसे पाइप में या नदी, छोटा नदी जिसमें ऐसे रास्ते से पानी बह रहा है, बीच में उसने आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो हिंडर्ड क्या है? वह एक ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन और डिले इन द प्रोसेस ऑफ धारा प्रवाह। मैं बोल रहा हूं और बीच में कुछ आ गया तो क्या हुआ? बोलने की धारा प्रवाह अटक गई, रुकी नहीं है, स्लो हो गई या थोड़े समय के लिए रुकावट आई, फिर मैंने बोल दिया। तो बीच में कुछ रुकावट आ जाती है, फ्लो में, कंटिन्यूड फ्लो में कुछ रुकावट आ जाए, वो हिंड्रेंस। पैरालाइज तो हमेशा के लिए हो गया, वो फीलिंग कि अब नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हिंड्रेंस थोड़े समय के लिए होता है, रुकावट, इसको हम कह सकते हैं इंटरप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या फॉर शॉर्ट टाइम डिले या फ्लो होने में डिफिकल्टी। ये फ्लो में रुकावट की बात करता है, कंटिन्यूड प्रोसेस में रुकावट की बात करता है, वो हिंड्रेंस है, ऑब्स्टकल। ठीक है? ये समझ गया जी, समझ गए यस सर। जी। और कोई प्रश्न? जी सर, एक पहले का केस का सवाल है सर। पहले का केस का सवाल नहीं होगा, आज के केस का होगा। नहीं, आज ही का जो है फर्स्ट केस का। जी बताइए बताइए, अभी बहुत केस डिस्कशन करना है,
बहुत सारी बातें करनी है। बोलिए मृत्युंजय जी। उसमें एक लिखे हैं सर, कैटलेप्सी करके है सर। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, कैटालेप्सी नहीं समझ पाए जी। कैटालेप्सी एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी की जो शारीरिक मूवमेंट है वो बिल्कुल एक ऐसी हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे बेहोशी की अवस्था है, आप स्टिमुलेंट दे रहे हैं, रोगी जग नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब हाथ पैर की एक ऐसी फिजिकल या मोस्टली मेंटल एक अवस्था जिसमें रोगी सजड हो गया है, किम कृत्रिम हो गया है, जिसमें उसका जो अवस्था है वो रिजिड जैसा हो गया है। मतलब एक टक से देख रहा है, एक टक से बोल रहा है, वो डिलीरियम अलग हो गया है, लेकिन वो चाहकर की बात ही नहीं है, वो चाहत है कि नहीं है कुछ पता नहीं चलता, रोगी स्टूपर में है। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा तो में तो सेंस रहता है, एक ऐसा अटैक दौरा जिसमें रोगी बस एक टक से कोई चीज़ को देख रहा है, हाथ पैर भी नहीं हिल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो रोगी क्या है, रोगी की एक ऐसी अवस्था है, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग, वो सब समझ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे पैरालिसिस है, मुझे यह बीमारी है, सब चीज़ को रिकॉग्नाइज मतलब क्या, पहचान जाना, अरे ये तो लकवा ही है, अरे ये तो ये बीमारी है, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग, हर चीज़ को जान रहा है। इसको हम ऐसे समझाऊंगा आपको। एक महिला थी, बोली कि मुझे घुटनों में दर्द है लेकिन मैं दवा नहीं करवाती हूँ। क्यों? अगर मैं दवा करवाने जाऊंगी, क्या यार कुछ रुकावट, किसी ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया जी, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अच्छा, आप कुछ अच्छा ही करना चाह रहे थे, स्क्रीन शेयर करना चाहते थे, चलिए धन्यवाद। मैं बता डॉक्टर सर ने बोला था मुझे भी सर का सुनना था तो मैंने किया, सॉरी सर ऐसे किया, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कैटालेप्सी तो महिला बोलती है कि अगर मैं कहूँगा कि मेरी दवा करवाने हैं तो घर में झगड़े झंझट होंगे। आजकल की तो बहुएं कैसी है, आजकल के लड़के तो कैसे हैं, माँ को ध्यान नहीं देते। तो रोगी स्थिति को समझ रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ इलाज कराने नहीं आती है। उसी तरह से कैटालेप्सी एक ऐसी निष्क्रियता है, गतिहीनता है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है। जी भेजे थे, अच्छा था। और इसमें मांसपेशियाँ कठोर, मुद्रा स्थिर रहती है और अन्य स्थितियों को संकेत दे सकती है, लेकिन रोगी चाह करके भी कुछ कर नहीं पाता है। कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी कुछ कर नहीं पाता है, समझता सब है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, कर नहीं सकता है। स्थिति को समझ रहा है कि ये स्थिति है, ये सिचुएशन है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। क्लियर हुआ? कोई एक्शन और कार्डियक इंजेक्शन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? समझ गए सर, अच्छी तरह समझ गए। चलिए, थैंक यू। इस केस में हमने, हाँ चलेगा थोड़ा और, चलिए, थैंक यू, आपने अनुमति दिया। केयरफुल ऑफ, इनको तकलीफ है फिर भी बहुत ध्यान रखती हैं हर चीज़ का। तकलीफ की अवस्था में बेड पर पड़े रहने की इच्छा होती है। अभी स्थिति है तो आगे क्या होगा? ड्यूरल इंजरी विल रिसीव, एक्सट्रीमिटीज में ऑकवर्डनेस,
सैडनेस फ्रॉम कंटिनेंस, कोनियम मैक दिए जाने के बाद रोगी ठीक हो गई। ये कंटिनेंस क्या है? पहले जब तकलीफ ठीक थी तो मैं सब कुछ कर लेती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है। कंटिनेंस क्या है? रुकावट। कंटिनेंस क्या है? रोकना, जानबूझ करके रोकना। तो ये मेटाफोरिक रूप से उतना परमानेंट नहीं है, मान सकते हैं। कोनियम मैक के बाद रोगी में काफ़ी सुधार हुआ। आप चाहें तो हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हमारी 7 पुस्तकें हैं। जी, डिटेल स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी मटेरिया मेडिका, हमारी बुक्स भी है, हमारी क्लासेस भी चलते हैं। रोज़ हम लोग एक केस देखते हैं और अगले महीने से हम लोग हर एक रूब्रिक्स को, कम से कम 10 रूब्रिक को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके अंदर आने वाले मेडिसिन को स्टडी करेंगे और सोल्व केसेस भी उसी के दौरान देखेंगे। तो ये क्लासेस होता है जो रोज़ ऑनलाइन जूम क्लास से या इस तरह से क्लास से होगा। ऑनलाइन क्लास में ठीक हुए रोगी उदाहरणों के साथ रूब्रिक और दवा की व्याख्या की जाती है और क्लास के बाद में क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग हर रोज़ की, मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, हर दिन की क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग उसी ग्रुप में भेज देते हैं। आप लाइफ टाइम उसको अपने समय से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। ये होल्ड हो गया क्या जी? बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जिनका 4 बजे जो हमारा क्लास होता है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। उनका कहना होता है कि हम नौकरी करते हैं या पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कभी भी सुन सकते हैं।